चलिए, तो स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज 2021 में। पढ़ाई की शुरुआत आज से ही कर रहे हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिलेबस अपने पास रखना है, सिलेबस अपने पास रखना है। कौन कौन सा पोर्शन, जितने भी पोर्शन है सारी चीजें कवर होगी। दूसरी बात, पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। यहां पर मैं सारी चीजें करके देने वाला हूं, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनेगा। ठीक है, ये दो चीजें रख के पढ़ना है। और फिर चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बहुत सारे छात्र यहां पर ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो पहले छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं काफी अच्छा कुछ पोर्शन। क्लियर है? तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, और जब कभी भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो वहां पर कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। ना मैं कमेंट देखूंगा ना उसका रिप्लाई करूंगा। शुरू के जो क्लास होने के 10 मिनट है उसमें आप कमेंट करिए, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। और क्लास के लास्ट में आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। क्लियर है? बीच में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ना मैं कमेंट देखूंगा ना उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो अपना समय बर्बाद करेंगे और बाकी का भी। तो कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देंगे, उस समय हटा दीजिएगा, सिर्फ फोकस कीजिएगा क्लास पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अब चूंकि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, परिचय से शुरुआत करेंगे। एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, परिचय से शुरुआत करेंगे। यह छत्तीसगढ़ का नक्शा है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्शे के लिए पहले तो आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति ध्यान में रखनी है भौगोलिक रूप से। छत्तीसगढ़ का परिचय है, परिचय के संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो सारी बातें हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गया ना भाई? एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए, सारी चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है। एक बार मुझे सही से बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर दिख रहा है। हाँ, शुरू करते हैं क्लास। जल्दी रिप्लाई कर दीजिए, हाँ जल्दी बताइए। ऑल ओके, वेरी गुड, सारी चीजें सही है। जिसको दिक्कत आ रही है एक चीज ध्यान रखिए, रिजोल्यूशन का ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके देखिएगा। रिजोल्यूशन को जितना भी अभी हाई हो सकता है, 360p या 480p, उसमें हाई कर दीजिए, तो आपको जो ब्लर दिख रहा होगा वो क्लियर दिखने लगेगा। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। आवाज नहीं आ रही है तो आपके ही डिवाइस में कोई फॉल्ट है, बाकी लोगों को यहां पर सारी चीजें क्लियर है। और अगर किसी कारणवश आपका नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए कमेंट बंद कर दीजिए। अब देखिए, छत्तीसगढ़ परिचय, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखिए। हमारा छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित है? सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। उसके बाद यहां पर देखिए, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ठीक है, लैटिट्यूड एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टर्म भी इंग्लिश में बोले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार को कहते हैं लैटिट्यूड एक्सपेंशन, और देशांतरी विस्तार को कहेंगे लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो दक्षिणतम बिंदु है छत्तीसगढ़ का, सदर्न मोस्ट पार्ट, यहां पर का जो अक्षांश रेखा है उसका अंश है 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, 1746 याद करते चलिए, साथ साथ याद करते चलना है। जो बातें याद करने वाली याद करते चलना है साथ साथ दोस्तों, यहां पर याद रखेंगे, याद करना है। 1746 से आपका 24/5। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कोंटा तहसील सुकमा का, 1746। ठीक है, 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24/5 उत्तरी अक्षांश तक एक्सपांशन है अक्षांशीय विस्तार के रूप में, जिसकी कुल लंबाई है 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, मतलब दक्षिण से उत्तर तक जो छत्तीसगढ़ की लंबाई है वो तकरीबन आपको मिलेगी 700 से 800 किलोमीटर के बीच में। याद करते चलिए साथ साथ। क्लियर है? यहां पर 1746 से 24/5 तक, 24 डिग्री 5 मिनट तक। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है क्या? अक्षांशीय रेखाएं क्या है, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, ये है क्या चीज? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्षैतिज खींची जाती है पृथ्वी पर, काल्पनिक रेखा है। अंश कैसे होगा? पृथ्वी के केंद्र से जिस भी स्थान को मिला दिया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, ज्योग्राफी में फिर से बताऊंगा, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है। अब मान लेते हैं यहां पर कोई देश है और पता करना है कि ये कौन से उत्तरी अक्षांश में है, इसका अंश पता करना है। तो क्या होता है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन
क्षैतिज रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 अंश का कोण होता है, 0 अंश का कोण होता है, क्योंकि देखिए केंद्र से ही गुजर रहा है, वहीं से गुजर रहा है, 0 अंश का कोण होता है। यहां से ये कोण बनाते हुए जो भी कोण होगा, ठीक है, क्षैतिज रेखा से इस स्थान को मिलाते हुए केंद्र से जो रेखा है जो कोण बनाएगी, जितने अंश का कोण बनाएगी, वही इस स्थान पे अक्षांशी रेखा का डिस्क्रिप्शन होगा, विस्तार होगा कोण के रूप में। क्लियर है? मान लेते हैं यहां पर का जो स्थान है वो मान लेते हैं 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ये जो कोण बना रहा है वो 23.5 डिग्री है। तो इस स्थान का यहां से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसको हम बोलेंगे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तर भाग है पृथ्वी का, इसके नीचे दक्षिण भाग है पृथ्वी का, इसके ऊपर आने वाली जितने भी अक्षांशी रेखा होंगी, लैटिट्यूड्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, नदन लैटिट्यूड बोलेंगे। और इसके नीचे आने वाले जो अक्षांशी रेखा होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल मैंने एक आपको कॉमन नॉलेज दे दिया है, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो विस्तार आपको आई होप याद हो गया होगा। 1746 से 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है, इसको ध्यान में रखना, इसको दक्षिणी अक्षांश नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर भूमध्य रेखा है छत्तीसगढ़ के नीचे, मतलब भारत से भी नीचे है वो। तो जब भारत के नीचे है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर आने वाले जितने भी स्थान होंगे और उनसे जो उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरेगी, अक्षांशी रेखा गुजरेगी, उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब लैटिट्यूड एक्सपेंशन देख, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार देखिए 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तक इसका एक्सपेंशन है। 80 15 से 84 25, याद करें, याद करें, साथ साथ नोट नहीं करना है, याद करना है, याद करने पे फोकस करना है। 80 15 से 84 25। अब एक चीज और मैंने बताना भूल गया, यहां पर ये कोंटा तहसील तो मैंने बताया, ये जो उत्तरी भाग है जहां से ये रेखा गुजर रही है 24.5 की, वो कौन सा है? रामानुजगंज तहसील। कहां का? बलरामपुर का। ठीक है, सबसे उत्तर बिंदु है, नदन मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का, रामानुजगंज तहसील बलरामपुर, ये बलरामपुर है। अभी जिलों के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। बलरामपुर से गुजर रहा है, ये कहां से गुजर रहा है? कोंटा तहसील को टच करते हुए गुजर रहा है, सुकमा जिला। ठीक, यहां पर की बात करें जो 80 15 है, बीजापुर भोपालपट्टनम, बीजापुर भोपालपट्टनम 80 15 वाली लाइन, जिसको क्या बोलेंगे? 80 15 देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। इसके पीछे भी कारण यह है कि जो 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है वो ग्रीनविच नाम के जगह से गुजरती है, तो उसके पूर्व में आने वाले, पूर्व क्या होता है? ये पूर्व होता है। यहां कहीं पर आपका 0 अंश अगर मान ले, तो इसके पूर्व में आने वाले जितने भी स्थान होंगे वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। तो उस इंग्लैंड वाली जगह से, ब्रिटेन की जगह से, ये जो छत्तीसगढ़ का या भारत का पोर्शन है या उसके पूर्व तरफ आने वाले जितने भी देश हैं, उसमें जो देशांतरी रेखा का विस्तार होगा उसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। क्लियर है? तो 80 15 से 84 25 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये एक्सपांशन है छत्तीसगढ़ का लॉन्गिट्यूड वे में। क्लियर है? देशांतरी विस्तार में लंबाई है 435 किलोमीटर। क्या है? लंबाई है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की 435 किलोमीटर, 435 किलोमीटर। क्लियर है? फिर वही बात, आप बलरामपुर के हैं, जो भी हैं, प्लीज ऐसा कमेंट मत करिए, ध्यान आपका ही डिस्ट्रैक्शन होगा। प्लीज कमेंट करना बंद करिए अभी। क्लियर है दोस्तों? तो ये अक्षांशी और देशांतरी विस्तार याद करना है, साथ साथ ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और बात, भारत का भी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार आपको ध्यान में होना चाहिए। भारत का भी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए बता देते हैं, भारत का जो यहां से दक्षिणतम बिंदु है वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, अगर भारत के मुख्य क्षेत्र की बात करें। लेकिन जैसा कि आपको पता है अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह है, वो थोड़ा सा और दक्षिणतम पॉइंट पर है, भारत से थोड़ा सा और दक्षिण में है। तो उसका दक्षिणतम बिंदु लेंगे अगर,
पूरे भारत संघ का अगर हम बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा। भारत के मुख्य भाग की बात करेंगे तो उसकी शुरुआत होगी 8 डिग्री 4 मिनट से। कहां तक जाता है? ऊपर जाता है भारत का, कहां पर? जम्मू कश्मीर। वो उत्तरतम बिंदु जो होता है वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक का। तो क्लियर है, ये भारत का एक्सपांशन हो गया। अक्षांशी विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरी विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। और हम बात करेंगे कि पूर्वतम बिंदु क्या है भारत का, जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वो होता है 97 डिग्री 15 मिनट का। ठीक है, 97 डिग्री 15 मिनट का। क्लियर है? तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी आपको साथ साथ ध्यान में रखना है। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब एक और बात देखिए, ये यहां पर रेड लाइन मैंने शो किया हुआ है, दो रेखा अलग अलग गई हुई है। एक है 42.5 डिग्री, 82 डिग्री, माफ कीजिए, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं, IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा नैनी उत्तर प्रदेश से खींची गई थी। नीचे जब एक्सपांड करेंगे तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, यह ध्यान रखेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, उसके पहले आपको जिला कहां पर कौन कौन सा है यह ध्यान रखना पड़ेगा। अभी में भी ध्यान में ना हो, लेकिन ध्यान से सुनिए। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, यहां पर देखिए कोरिया जिला है, कोरिया जिला पहला, कोरिया जिला, और साइड में सूरजपुर है। कोरिया जिला और सूरजपुर को टच करते हुए ये आती है नीचे। कोरिया से नीचे आएंगे मिलेगा कोरबा। चलिए लिखिए, यहां पर ये कोरिया है, यहां सूरजपुर है, दोनों को टच करते हुए नीचे आएगी भारतीय मानक समय रेखा। क्या है इसका उत्तरी अक्षांश? 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कोरबा सूरजपुर, सूरजपुर के नीचे आएंगे क्या मिलेगा? कोरबा, माफ कीजिए, कोरिया है, सूरजपुर है, नीचे आएगा कोरबा। कोरबा के नीचे आएंगे जांजगीर चांपा, कोरबा के नीचे आएंगे जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर के नीचे आएंगे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे आएंगे महासमुंद, और महासमुंद को फिर यहां पर से ऐसा होता हुआ ये है गरियाबंद, गरियाबंद। ठीक है, तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हो गए जिसमें से ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, अभी में भी ध्यान ना हो कुछ लोगों को कहां पर कौन सा जिला है, लेकिन मैंने बता दिया कोरिया सूरजपुर आजू बाजू दोनों को टच करते हुए नीचे आती है कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे महासमुंद, महासमुंद से फिर ये नीचे होंगे, यहां पर तो उड़ीसा का पोर्शन है, फिर ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, और ये छत्तीसगढ़ का कौन सा पोर्शन है? गरियाबंद पोर्शन है। तो ये 7 जिले हो गए जिसमें से ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आपको पूछा जाए अगर कि भारतीय भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानक समय रेखा कौन से, वैसे उत्तरी अक्षांश नहीं होगी, माफ कीजिएगा, गलती से उत्तरी अक्षांश मैंने बोल दिया, चूंकि ये क्या है? देशांतरीय रेखा है, देशांतर रेखा है। ठीक है, तो इसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर रेखा है। क्लियर? चलिए, अब एक रेखा आपको दिख रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको कहेंगे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। नोट करेंगे, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 अंश ऊपर आपका क्या होता है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश नीचे वो कहलाता है मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो मकर रेखा कहते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इंग्लिश मीडियम वाले। क्लियर है दोस्तों यहां तक? और ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जिसको मकर रेखा कर्क रेखा कह रहे हैं, और ये जो 82 अंश जो आपका देशांतरी रेखा है जिसको IST कह रहे हैं, ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यहां पर कहीं पर दोनों का यहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु है। ये कहां पर एक दूसरे को काटती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, CGPSC के द्वारा ही पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा,
सीजीपीएससी के द्वारा उत्तर विलोपित कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन में कोरिया नहीं था, ऑप्शन में कोरिया नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा है और 82.5 IST भारतीय मानक समय रेखा है, वो एक दूसरे को कोरिया जिले में प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। कोरिया जिले कहां पर? सोनहट तहसील, सोनहट तहसील में। क्लियर है? अब एक मत और है इस 82.5 को लेकर। पहले तो मुझे बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं, जो भी बातें बताई गई। चलिए अब आपको मौका दे रहे हैं 2 मिनट का समय कि आप कुछ बोल सकें। यहां तक क्लियर है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब करना है। यहां तक क्लियर है? जो भी बातें बताई गई याद करना है दोस्तों। हो सकता है थोड़ा सा फास्ट चलूं, कोशिश करूंगा धीरे, ताकि सबको समझ में आ जाए। लेकिन वही बात है, रिकॉर्डेड वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए समझ में आ गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। अब एक मान्यता और है, किसको? इस 82.5 पूर्वी देशांतर को लेके, कि ये छत्तीसगढ़ के इन जिलों से नहीं गुजरती, कुछ और जिलों से गुजरती है। जैसे शुरू में मान लेते हैं, एक और जो मत है 82.5 जो IST है, वो मानते हैं कि पहले बलरामपुर से, ये थोड़ा सा साइड लिया जाता है, एक और यहां पर ऐसे मैं पैरेलल खींच देता हूं, ये एक और माना जाता है। तो पहले वो बलरामपुर से, फिर सूरजपुर से, फिर सरगुजा से। तो यहां पर क्या हट गया? कोरिया हट गया। क्या नया आ गया? बलरामपुर और सरगुजा आ गया, 2 नए जिले आ गए। ठीक, तो बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा वैसे ही रहने वाला है, सूरजपुर और कोरबा वैसे रहने वाला है, जांजगीर चांपा वैसे रहने वाला है, बलौदाबाजार वैसे ही रहने वाला है, महासमुंद वैसे ही रहने वाला है। लेकिन गरियाबंद नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये यहां से ऐसा गुजर रहा है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चूंकि ये ऐसा गुजर रहा है एक पैरेलल लाइन, इसको 82.5 मान रहे हैं एक अलग मान्यता के अनुसार। तो यहां पर क्या है? बलरामपुर, बलरामपुर के नीचे सूरजपुर, सूरजपुर के नीचे सरगुजा, फिर कोरबा वैसे ही, जांजगीर चांपा वैसे ही, बलौदाबाजार वैसे ही, महासमुंद वैसे ही। गरियाबंद को टच नहीं कर रहा है। तो 2 जिले हट गए, कौन कौन से? कोरिया हट गया और गरियाबंद हट गया। उसके बदले 2 कौन से जिले आ गए? उसके बदले बलरामपुर आ गया और सरगुजा आ गया। तो एक और मान्यता ये है। तो सीजीपीएससी के अनुसार ऑप्शन में उसने क्या दिया था कि ये जो कर्क रेखा है और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, वो एक दूसरे को सूरजपुर में, देखिए ना, ये भी सूरजपुर से जा रही है, ये भी इधर से आ रही है, सूरजपुर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये सीजीपीएससी ने ऑप्शन दिया था सूरजपुर, ना कि कोरिया। लेकिन सीजीपीएससी ने खुद क्या किया? उस सूरजपुर के आंसर को विलोपित कर दिया पूरी तरीके से। तो सीजीपीएससी के अनुसार अब क्या हुआ? ना तो वो कोरिया मान रहा है, ना तो वो सूरजपुर मान रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ना सीजीजीएस के फैक्ट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत आपको भी होने वाली है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें, मुझे भी होने वाली है, और सीजीपीएससी को तो हमेशा से दिक्कत रही ही है। सिंपल सिंपल प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत ले लेता है सीजीपीएससी, और बाद में अगर कुछ ऐसे संशय वाली स्थिति होती है तो उसका समाधान करने के बदले वो उस उत्तर को विलोपित कर देता है सीजीपीएससी। अभी तो रिसेंट में एक और रूल ये आया है कि कोई भी आंसर, अमेंडमेंट आंसर की अब नहीं मिलेगा छात्रों को, डायरेक्ट आंसर की जनरेट करने के बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर। एक्सपर्ट की पैनल बैठती है, पता नहीं क्या वो जीएस के फैक्ट कहां से लेके आते हैं, समझ में आता नहीं है। कोई तो स्थिति क्लियर करनी चाहिए, सोर्स भी क्लियर नहीं करता है। तो खैर ये तो क्रिटिसिज्म वाली बात हो गई, पढ़ाई तो अपनी जगह अपने को करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है दोस्तों यहां तक? जो भी डिस्ट्रिक्ट बताया गया, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी दोस्तों। जो भी डिस्ट्रिक्ट बताया गया है आईएसटी को लेके, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, बस इतना ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? कर्क रेखा वही है, कर्क रेखा वही है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, वो कर्क रेखा फिक्स है। तो ये था भारत का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति फिलहाल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात ये कर लेते हैं कि कहां से पढ़ें, बुक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसका भी मैं आंसर दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बुक बिल्कुल सभी को पढ़ना चाहिए। ऐसा अगर मैं बोलूंगा कि भैया मेरा ही पढ़ाया हुआ सारी चीजें सही और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो बकवास बात है। कोई भी फैकल्टी अगर ऐसा कहता है तो बकवास बात है। मैं अपनी तरफ से ये आश्वस्त कर रहा हूं कि पूरा कंटेंट दूंगा, हर एक बात, हर एक चीज, बहुत सारे अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से मिला के। लेकिन इसके अलावा भी आपका फर्ज बनता है कि आप बुक पढ़ें, फैक्ट के लिए नहीं। अगर मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वाक्य संरचना बनाना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुक बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? फैक्ट तो मैं करके दूंगा यहाँ पर, आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन आंसर तो आप ही को लिखना है ना, कि मैं हाथ पकड़ के लिखवाऊंगा, ऐसा तो सिचुएशन होगा नहीं। तो उसके लिए बुक बिल्कुल पढ़ना है।
कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके लिए कोई भी आप ऑथेंटिक सोर्स रख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो मानक माना जाता है हिंदी ग्रंथ अकादमी, लेकिन उसके भी आंसर सीजीपीएससी लेने से इनकार करता है, क्या बोलेंगे? ठीक है, लेकिन सरकारी बुक तो वही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की अलग अलग बुक आती है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, और एक मोटी बुक, पुरानी बुक आती थी पीली कलर की, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, बाकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की ज्योग्राफी की अगर बात करें तो एल एन वर्मा जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, बहुत सारे फैक्ट दिए ज्योग्राफी को लेके। इतिहास को लेके राम कुमार बिहार की बुक आप पढ़ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जनजाति से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं वृहत संदर्भ, जो उपकार की बुक आती है ना, वृहत संदर्भ, उसमें सभी टॉपिक अच्छे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी पढ़ेंगे अगर उसमें आंकड़े सहित, तो फिर उसमें मिस्टेक है काफी। वृहत संदर्भ में, उपकार वाली बुक में मिस्टेक है। तो वृहत संदर्भ किस चीज के लिए अच्छा है? वृहत संदर्भ आपका इतिहास के लिए अच्छा है और सांस्कृतिक पोर्शन के लिए अच्छा है। इसके अलावा संजय अलंग जी की अलग अलग टॉपिक को लेकर अलग अलग बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी फिर आप कोई भी सोर्स को उठा के, ये 3 सोर्स मैंने मुख्यतः बता दिए जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिर कोई भी सोर्स अगर पढ़े तो उसकी मान्यता मानकता जांच कर ही पढ़ें। खैर मैं वो सारी चीजें गाइड करते जाऊंगा समय समय पर। दिक्कत तो होने वाली फैक्ट को लेकर, अलग अलग जगह पे बहुत सारे तिथि को भी लेकर डाउट है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तिथि होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं वो तिथि होनी चाहिए। तो 2 अलग अलग बुक में आप कंपेयर करोगे ना, एक वृहत संदर्भ और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी, विरोधाभास मिलेगा ही मिलेगा। क्या करेंगे, क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है। पीएससी का जो मन आएगा वो ले लेगा आंसर। तो स्थिति में साफ करा रहा हूं, यहां पर डरा नहीं रहा हूं, आपको 5 से 7 क्वेश्चन गलत होगा ही, ऐसी मानसिकता लेके चलनी चाहिए सही पढ़ने के बावजूद। ठीक है, क्योंकि निरंतर रूप से गलती मिलती है हमको एग्जाम में। कोई डाउट है किसी को? एल एन वर्मा जी की बुक ज्योग्राफी की, सीजी ज्योग्राफी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये सारी बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी इंग्लिश की बुक पब्लिश होती है किसी संस्थान की, उससे आप ओनली मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। फैक्ट को इंग्लिश में या हिंदी में जानने की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों, है ना। फैक्ट अगर बता रहे हैं तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, मैटर करता है सिर्फ जो वाक्य संरचना है, सेंटेंस फॉर्मिंग है, उसके लिए आप कोई संस्थान की बुक पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो। चलिए, सर्वमान कोई सा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ना दुर्गा जी, सर्वमान्य यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑथेंटिक के तौर पे हिंदी ग्रंथ अकादमी, वृहत संदर्भ, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है और ऑथेंटिक मान सकते हैं। सीजीपीएससी गलती कर रहा है उसमें हम और आप क्या करेंगे, है ना। तो सीजीपीएससी पर निर्भर करता है आंसर क्या लेगा। तो सर्वमान्य सीजीपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया कि सर्वमान्य मानक सोर्स सही है, वही तो दिक्कत है यहाँ पर। ओके, चलिए खैर, ये हो गई क्रिटिसिज्म की बात, बीच बीच में करते रहेंगे। परिस्थिति से अवगत करा रहा हूं, क्रिटिसिज्म नहीं करा रहा हूं ना, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब कुछ चीजें ध्यान में रख लेते हैं छत्तीसगढ़ के संबंध में। देखिए, अब जब छत्तीसगढ़ बना कब? 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, तो अब 1 नवंबर 2000 को बन गया, लेकिन इसके संबंध में कुछ कुछ बातें जब हमको ध्यान में रखनी है तो ध्यान रखिएगा। पहली बात, यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, तो इसका मातृ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 से बना हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के विधेयक से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश रिफॉर्मिंग एक्ट 2000 से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 30.47% भाग अलग किया गया। मध्य प्रदेश का 30.47% भाग अलग किया गया और छत्तीसगढ़ बनाया गया। जो ये 30.47% भाग है मध्य प्रदेश का, ये छत्तीसगढ़ बना है, जो भारत का 4.11% भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार है, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का 30.47% भाग ले लिया गया और छत्तीसगढ़ बना दिया गया। उसके बाद ये जो 30.47 भाग है, ये क्या है? मध्य प्रदेश का भाग है, लेकिन भारत का कितना है? ये 4.11% भाग है। ठीक है, भाग है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का? तो 191 वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, याद करते चले साथ साथ।
याद करते चले। अब कहीं कहीं पर आप बोलेंगे कि 135 192 भी दिखेगा, 135 194 भी दिखेगा, और ये 135 194 जो है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुरानी बुक में दिया हुआ है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में दिया हुआ है। 135 192 की बात करेंगे तो ये भी बहुत सारी जगहों पे दिखने को मिलेगा। और जो सीजीपीएससी ने आंसर लिया है वो क्या लिया है, सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया है वो लिया है 135 191 वर्ग किलोमीटर। बताइए, तीन अलग अलग यहीं पर मतभेद आ गए, किसको, क्षेत्रफल को लेके। देखिए भाई, हम केवल क्लास पढ़ाएंगे, ये आप वो लोग बोल रहे होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ध्यान से सुनिए फिर से, उन सभी के लिए क्लास चल रही है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो पहले भी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी क्लास है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा। सारी चीजें फट 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 बिना कुछ समझाए, बिना परिस्थिति का ज्ञान कराए अगर मैं कर दूं तो यहां पर क्या है कि जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्थिति को भापना मुश्किल होगा ना दोस्तों, तो थोड़ा सा संयम रखिए। बिल्कुल, मेरा खुद ये इंटेंशन है कि टाइम वेस्ट आपका ना हो, कुछ कुछ बातें बतानी पड़ती है। ये सारी बातें बताई इसी कुछ चीज को लेकर। देखिए क्या करोगे, 135 191 वर्ग किलोमीटर सीजीपीएससी के अनुसार क्षेत्रफल है, 135 192 कहीं पर दिया जाता है, कहीं पर 135 194, तो ध्यान रखना है सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया है उसी को मानिए आपसे। क्लियर है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,40,196। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार 2,55,40,196। वर्तमान में ये जनसंख्या पहुंच चुकी है 2,94,36,000 समथिंग कुछ। ठीक है, वर्तमान में, खैर वर्तमान तो मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली हमको जनगणना के अनुसार ही ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो 2,94,00,000 पहुंच चुकी है जनसंख्या छत्तीसगढ़ की। 2011 जनगणना में क्या थी, 2,55,00,000। ओके, इतनी सारी बातें ध्यान में है। अब देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो स्थान है ना वो 9th है। क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 9वां है, 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है वो 16वां राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से 16वां बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है, क्षेत्रफल के अनुसार 9वां बड़ा राज्य है। ये सारे फैक्ट, परिचय की बात करें तो परिचय मैंने बता रहा हूं यहां पर आपको। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्लियर दिखने के लिए रिजोल्यूशन आपको हाई करना पड़ेगा आपके फोन का। डोंट वरी, रिकॉर्डेड क्लास भी है, कोशिश करिए, सुनिए। अभी अगर आपके में नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, मे भी हो सकता है लाइव क्लास कई बार क्या सपोर्ट नहीं करता, तो क्या करिए, सुनिए, थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा रिजोल्यूशन को हाई करेंगे तो। सेटिंग में जाकर रिजोल्यूशन को हाई करें प्लीज, ठीक है। चलिए खैर, सुनिए ध्यान से। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम जिलों की बात करेंगे। चलिए, अब एक चीज समझिए, अब इसके संबंध में कुछ कुछ और फैक्ट होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। छत्तीसगढ़ का राज की चिन्ह क्या है, छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य क्या है, इसमें सारी बातें सिर्फ पढ़ने वाली होती है, जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत, इन्हीं सब पीडीएफ की मैं बात करता था। तो इसके अलावा जो भी फैक्ट है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अब छत्तीसगढ़ का अभी का वर्तमान का जो प्रतीक वाक्य है, बोलेंगे क्या है, गढ़बो नया नया छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इतनी बातें हो गई, अब हम प्रतीक चिन्ह के बारे में जैसे कि मैंने कहा तो बात कर लेते हैं। चलिए, प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ राज्य राज चिन्ह या प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ राज चिन्ह। ठीक है, जिसमें आप छत्तीसगढ़ राज चिन्ह में देखेंगे तो इस तरीके का होता है, जिसमें ऊपर में किले बने होते हैं, देख लीजिएगा, नेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक, इस तरीके से किले बने होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक गोला और यहां पर धान की बालियां होती है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप सुनिए, याद करिए बस। यहां पर धान की बालियां होती है जो सुनहरे रंग की होती है, सुनहरे रंग की होती है धान की बालियां। जल्दी से सुनिए, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। चारों तरफ किले, 36 किले, निरंतरता का प्रतीक, हरे रंग के किले हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक गोला और उसके बीच में धान की बालियां। यहां लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार,
यहां लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार, यहां पर विद्युत का चिन्ह बना हुआ है, विद्युत का जो चिन्ह बना हुआ है छत्तीसगढ़ की विद्युत जो ऊर्जा है उसका प्रतीक है, और ये नीले रंग का है, नीले रंग का ये रंग पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी ध्यान से करें, कवर कर रहे हैं। नीले रंग का विद्युत ऊर्जा का प्रतीक, ठीक है। यहां पर अशोक स्तंभ है, अब वो अशोक स्तंभ मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन फिर आप देख लीजिए, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ का जो कलर है वो लाल रंग का है, लाल रंग का है, ठीक है। यहां पर तीन रेखाएं हैं, तीन रेखाएं हैं तिरंगे के रूप में, यहां पर तीन रेखाएं हैं तिरंगे के रूप में। अब तिरंगा तो जानते हैं कलर ऊपर क्या रहते हैं, केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग, ठीक है। तिरंगा को दर्शाती हुई तीन लहराती हुई रेखाएं जो जल संसाधन को दर्शाती, छत्तीसगढ़ के जल संसाधन नदियों को दर्शाती, क्लियर है। और यहां पर लिखा है सत्यमेव जयते, जस्ट ये अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ये छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह है। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखिए 4 सितंबर 2001, 4 सितंबर 2001 को यह राज्य चिन्ह अपनाया गया था छत्तीसगढ़ का, क्लियर है। 4 सितंबर 2001 लिया गया था राज्य चिन्ह को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे ऊपर 36 किले बने हुए हैं, निरंतरता का प्रतीक, हरे रंग के हैं ये, खुशहाली का भी प्रतीक है, और जो हरियाली है छत्तीसगढ़ में उसका भी प्रतीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पर धान की बालियां हैं जो सुनहरे रंग की है, उसके नीचे एक और सर्कल आएगा, उसके अंदर बना हुआ है अशोक स्तंभ, लाल रंग का है, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार, यहां पर ऊर्जा का प्रतीक के रूप में क्या है, विद्युत का चिन्ह है जो नीले रंग का है। यहां पर बीच में है तिरंगा, तिरंगा दर्शा रहा है लहराती हुई रेखाओं को, और लहराती हुई रेखाएं किसका प्रतीक है, नदियों का, जल संसाधन का प्रतीक है, क्लियर इतनी बातें। और जो पृष्ठभूमि है वो है सफेद रंग की, पृष्ठभूमि है सफेद रंग की। हो गया राज्य चिन्ह कवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जिलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिले बनाते हैं, सीखते हैं बनाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर याद करना है, समझना है, कब क्या कैसे फैक्ट को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते थे, ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े। ये जल्दबाजी इसलिए की जा रही है, रिकॉर्डेड वीडियो क्योंकि आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स बनाने के लिए आप उसको दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, क्या जिले बनाना। छत्तीसगढ़ के 28 जिले बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के 28 जिले जब बनाएंगे तो इस तरीके का मैप नहीं बनाएंगे। अब ये जिले जो देखेंगे, ये देखेंगे कि अंतरराज्यीय जो सीमा है, अंतर जिले जो सीमा है वो किसको स्पर्श करती है, किसको स्पर्श नहीं करती है, और कब कब कौन सा जिला बना, ये सभी बात करने वाले हैं हम, देखिएगा। ब्लॉक डायग्राम बनाने वाले हैं, रेखा चित्र बनाने वाले हैं, क्योंकि हमको बनाने में इजी होता है, क्योंकि इस प्रकार के जब आप मैप बनाएंगे ना तो वो डिफिकल्ट होता है हमको बनाने में। इसमें पूरे जिले बना भी नहीं सकते हैं एकदम एग्जैक्ट कि किसकी सीमा किसको छूती है, नहीं बना सकते। लेकिन अभी जो बताऊंगा बनाने के लिए उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किसकी सीमा किसको छूती है, किसको नहीं छूती है। देखिए साथ साथ बनाते चलिएगा, यहां पर साथ साथ बनाते चलिएगा, साथ साथ बनाते चलिए। ये एक बॉक्स आपने बना दिया, देखिए कितना जल्दी बनेगा ये जो बता रहा हूं मैं। ये दूसरा बॉक्स आपने बना दिया, ये तीसरा बॉक्स आपने बना दिया। यहां तक बना लीजिए, साथ साथ बनाएंगे मेरे, साथ साथ मेरे बनाएंगे। उसके बाद एक रेखा, ध्यान रखिएगा जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना है। एक रेखा खींच दीजिए थोड़ी इस प्रकार की, ये ऐसा, इस पॉइंट से थोड़ा सा हट के बनाइएगा, ठीक है। एक रेखा खींच दीजिए ऐसी, ध्यान से देखिए, यहां पर से थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है ना, यहां पर से देखिएगा, बना दिया। यहां से एक रेखा बनाइए ऐसी, सारे जिले बना रहे हैं, सीखते जाइए इसको। बनाने में मुश्किल से ये 10 से 20 सेकंड का, 20 से 30 सेकंड का समय लेता है। कहां पर कौन जिला किसको स्पर्श कर रहा है, किसको राज्य को स्पर्श कर रहा है, पूरा पता चल जाता है, क्लियर। यहां पर एक ऐसा कुछ बनाइएगा और यहां से एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे,
साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। ये करिए यहां पर ऐसा, ताकि ये जो है इसको हल्का सा स्पर्श कर सके, ऐसा कुछ आपको बनाना है। यहां पर बना दिया आपने ऐसे, और यहां पर एक बॉक्स बना दिया छोटा सा। चलिए, आई होप यहां तक आप कर पाए होंगे। ये जो आपका संभाग दिख रहा है, ये है बस्तर संभाग। ये आपको दिख रहा है बस्तर संभाग। आप जिले बनाना सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी प्रश्न हो सकता है जिले बनाइए और कौन से जिला किसको स्पर्श कर सकता है, प्रश्न पूछ लिया जाए या इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए। 30 सेकंड के काम से ये पूरा हो जाता है क्लियर। तो बस्तर संभाग, ये पूरा बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में 7 जिले, बस्तर संभाग में 7 जिले। देखिए 7 जिले बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हो गए। कौन सा क्या है बताऊंगा अभी, फिलहाल जैसे मैंने बनाया है वैसे ही एग्जैक्ट बनाना है आपको। कौन किसको स्पर्श करता है इस पे बाद में बात करेंगे। ये हो गया बस्तर संभाग पूरा। चलिए ऊपर आइए, ऊपर जब आएंगे तो ये वाला जो है आपका दुर्ग संभाग है, ये वाला जो है रायपुर संभाग है। चलिए अब यहां पर से एक रेखा खींच दीजिए ऐसी, ठीक। यहां पर बनाइए, ये आपका हो जाएगा कवर्धा जिला, ये हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक है। यहां पर एक लाइन ऐसी, ध्यान रखिएगा इसके नीचे बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, इस रेखा के नीचे एक लाइन, फिर एक लाइन, ठीक। ये हो गया पूरा 5 जिला दुर्ग जिले का, दुर्ग संभाग का। ये आपका दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग 5 जिले पूरे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। रायपुर संभाग में आ जाइए, ठीक। यहां पर बनाइएगा ऐसा, ये जो रेखा होगी इसके ऊपर होगी, यहां पर एक बीच में ऐसा, क्लियर, और यहां पर ये एक ऐसा, ठीक। ये हो गया क्लियर। ये हो गया रायपुर, रायपुर संभाग 1 2 3 4 5, 5 जिले पूरे। कौन कौन से हैं सारी बातें बताएंगे। रायपुर संभाग, रायपुर संभाग 5 जिले पूरे। आगे बढ़ते हैं, ये बना दीजिए ऐसा, और ये जो होगा आपको पता चल गया होगा कौन सा संभाग होने वाला है, बिलासपुर संभाग होने वाला है। कौन सा संभाग होने वाला है, बिलासपुर संभाग होने वाला है, बिलासपुर संभाग। चलिए बिलासपुर संभाग, अब बनाएंगे कैसे देखिएगा। यहां पर से एक रेखा ऐसे गुजार दीजिए जो इसके पैरेलल होगी इस तरीके से, लेकिन यहां से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, यहां से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है। यहां से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको बनाना है। यहां पर से एक रेखा गुजरेगी ऐसी, यहां पर से एक रेखा गुजरेगी ऐसी, और एक रेखा गुजरेगी ऐसी। ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें, इसको ऐसा नहीं बनाना है, 1 मिनट रुकिए, ये ऐसा बनेगा, ऐसा। जो ये वर्टिकल लाइन है ना, इसके इधर से बनाना है ये आपका। अब यहां पर देखिए कुल कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। बिलासपुर संभाग में 6 जिले होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मैप का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगा, डोंट वरी, अभी आप सीखिए बनाना, ठीक है। अब ये हो गए बिलासपुर संभाग के 6 जिले। यहां पर से ये वाला पोर्शन ऐसा निकालिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा इधर से करते हुए, ये आपका हो गया, ठीक है। यहां पर ये ऐसा, फिर एक वर्टिकल लाइन ऐसा, ठीक है, और यहां पर ये ऐसा। ये हो गया आपका सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग 5 जिले पूरे। काउंट कर लीजिए, हो गया पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार। लिखने में बताने में समय लगा है, करके देखेंगे, अगर एक बार प्रैक्टिस 2 3 बार प्रैक्टिस करिए हो जाएगा, बिना देखे 20 सेकंड लगेगा ये पूरा खींचने में। चलिए अब सभी जिलों को इसमें मेंशन करते हैं, सभी जिलों को इसमें मेंशन करते हैं। देखिएगा नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नीचे से हमने शुरुआत की थी। कुल मिलाकर अगर देखें जिलों की संख्या तो कितनी हो गई, 5 6 11, 11 5 16, 16 5 21, और 21 और 7 28, कुल मिलाकर 28 जिले हो गए, ठीक है दोस्तों। देखिएगा नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, यह है आपका कोरिया जिला, माफ कीजिए कांकेर जिला, सॉरी कांकेर जिला, ठीक है।
कांकेर जिला। कांकेर के नीचे आएंगे नारायणपुर, नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे आएंगे बीजापुर, बीजापुर। याद करते चलें, सेम इसी मैप पे यहां पर आप इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। ठीक, ये आपका है कोंडागांव, कोंडागांव। अब एक बात समझिएगा, कुछ छात्र बोलते हैं कि यहां बस्तर है, यहां कोंडागांव है, और जब आप गूगल भी करेंगे तो कुछ ऐसे वाहियात मैप हैं जिसमें बस्तर ऊपर दिया है, कोंडागांव नीचे दिया है, जो कि सरासर गलत है। हमेशा कोंडागांव ऊपर रहेगा और बस्तर नीचे रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सरकारी साइट से मैप देखिएगा, ना कि किसी भी ऐसे वैसे साइट से। तो सरकारी साइट कौन सा है, तो नोट कर लीजिए, DESCG, DESCG.gov या .in करके है, कुछ भी नहीं, सीधा गूगल में ये टाइप करोगे DESCG, DESCG, यहां आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको यहां पर छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक मैप देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो कोंडागांव यहां रहेगा, उसके नीचे रहेगा बस्तर, बस्तर। ये है आपका दंतेवाड़ा, ये जो छोटा पोर्शन दिख रहा है ना बीच में, क्या है, दंतेवाड़ा। और ये जो है आपका सुकमा, सुकमा। हो गए 7 जिले, हो गए 7 जिले। अब कौन किसको स्पर्श कर रहा है देख लीजिए। दुविधा कहां पर होती है, दुविधा होती है क्या कोंडागांव बीजापुर को टच करता है, स्पर्श करता है, तो जी हां, ये ध्यान रखेंगे, कोंडागांव बीजापुर को स्पर्श करता है। मैप में ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं यहां पर मैंने बताया, ठीक है, हल्का सा टच करता है। नारायणपुर और बस्तर टच करता है नहीं करता है, दो अलग अलग मैप में, एक विकिपीडिया का मैप और एक DESCG मतलब छत्तीसगढ़ राज्य इकोनॉमिक सर्वे का जो साइट है, स्टैटिस्टिक्स का साइट है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नारायणपुर और बस्तर हल्का सा टच होता है, लेकिन विकिपीडिया में देखेंगे तो नारायणपुर और बस्तर टच नहीं होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि नारायणपुर और बस्तर टच नहीं होता है, क्योंकि जो आपका इस साइड में टच भी होता दिखाया ना, बहुत ही छोटा सा है, एकदम ना के बराबर। क्लियर? तो फिलहाल ध्यान रखिए, कोंडागांव और बीजापुर टच करते हैं, बस्तर और बीजापुर टच करते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा और नारायणपुर टच नहीं करते एक दूसरे को। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, नारायणपुर और दंतेवाड़ा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। बाकी सारी चीजें तो क्लियर है, कौन किसको स्पर्श कर रहा है, कौन किसको स्पर्श नहीं कर रहा है। ये हो गए बस्तर संभाग के 7 जिले। चलिए ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं और देखते हैं यहां पर दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में यहां पर है कबीरधाम। क्या है, कबीरधाम। नाम चेंज हुआ था, पहले कवर्धा था, अब कबीरधाम बोलते हैं उसको, कबीरधाम। ठीक है, नीचे आएंगे मिलेगा राजनांदगांव, राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का, याद रखें, सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव। इधर ऊपर है बेमेतरा, बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे है दुर्ग जिला, दुर्ग जिला। जब 27 जिले थे तो सबसे छोटा जिला था दुर्ग, लेकिन चूंकि गोरेला पेंड्रा मरवाही बन चुका है तो गोरेला पेंड्रा मरवाही अब सबसे छोटे जिले के रूप में है क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर? 27 जिले थे तो सबसे छोटा जिला कौन सा था, दुर्ग, लेकिन अभी वर्तमान में 28 जिले हो चुके हैं, तो सबसे छोटा कौन सा रहेगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही। अब यहां पर बोलना नहीं कि सर ये तो बड़ा दिख रहा है, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये स्केलिंग करके नहीं बनाई जा रही है ना, ये सिर्फ आपको बता रहे कि किसकी सीमा किसको टच करेगा नहीं करेगा। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होगा बालोद, बालोद। हो गए दुर्ग संभाग के 5 जिले हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़े, रायपुर संभाग में आइए। अभी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा, बिना देखे बनाना है, अभी मत बनाओ, चलेगा। ये शुरू में खींचना बता दिए ना, ठीक है, अभी लोकेट करते जाओ। रायपुर संभाग, रायपुर संभाग के ऊपर, चलो पहले तो रायपुर बना लो, ये रायपुर है हमारी राजधानी, वैसे तो नए रायपुर को राजधानी बोलते हैं, लेकिन वही रायपुर। रायपुर के ऊपर आओगे आप बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। रायपुर के नीचे आओगे धमतरी, धमतरी। ठीक, इधर तरफ जाओगे ये महासमुंद है, महासमुंद है, महासमुंद के नीचे आपका पड़ेगा गरियाबंद। अब कौन किसको स्पर्श कर रहा है देख लो, एग्जैक्ट वैसा ही है जो जिसको स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर दुविधा वाली बात यह है कि क्या कांकेर जिला धमतरी को टच करता है, बिल्कुल, ये देखो कांकेर जिला धमतरी को टच करता है, जबकि बालोद कोंडागांव को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, इस कारण ये सेपरेट बना हुआ है। देख लो, पता चल रहा है ना यहां से कौन किसको स्पर्श कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज देख लो। उसके बाद ये जो धमतरी है,
ये जो धमतरी है ये आपका स्पर्श करता है उड़ीसा को। इसी कारण मैंने थोड़ा सा स्पेस यहां पर छुटवाया था। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल रहा है धमतरी जो है वो उड़ीसा को स्पर्श करता है। सबसे कम अंतर राज्यीय सीमा वाला जिला है धमतरी, मतलब सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है अन्य राज्यों के साथ में, वो है धमतरी। ये बातें आप ध्यान में रखते जाइएगा। सबसे छोटी सीमा जो छत्तीसगढ़ की कोई जिला अन्य राज्य से शेयर करती है वो है धमतरी। सबसे कम अंतरराज्यीय इंटर स्टेट बाउंड्री वाला डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है धमतरी। क्लियर है इसमें? हां, ठीक है। तो जहां पर डाउट है वो मैं उसको लोकेट कर रहा हूं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। ये है महासमुंद, ये है गरियाबंद, हो गया रायपुर संभाग के 5 जिले। अब उसके अलावा कोई डाउट नहीं आने वाला है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ऊपर जब पढ़ेंगे तो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं। देखो ये है नवनिर्मित जिला जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नवनिर्मित जिला है। कब बना था? कब बना था कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? बता दीजिए। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये है आपका बिलासपुर जिला, यह आपका बिलासपुर जिला। यह है आपका मुंगेली जिला, यह है आपका मुंगेली जिला, ठीक है। यह आपका मुंगेली जिला। यह है आपका कोरबा जिला, यह है आपका जांजगीर चांपा, और यह है रायगढ़। रायगढ़ हो गया। बिलासपुर संभाग के 6 जिले कंप्लीट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 10 फरवरी 2020 को नवनिर्मित जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। लेकिन घोषणा कब हुई थी? कुछ हमको कमेंट बॉक्स में 15 अगस्त 2019 देखने को मिल रहा है। तो जो घोषणा हुई थी न इस जिले की, वो हुई थी 15 अगस्त 2019 को। लेकिन अस्तित्व में कब आया जिला? अस्तित्व में आया 10 फरवरी 2020 को। 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। दोनों डाउट क्लियर है क्या? क्लियर है दोनों डाउट? चलिए हो गए यहां पर। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, जांजगीर चांपा महाराष्ट्र को स्पर्श नहीं करता, इस कारण यहां पर सेपरेट है। देखिएगा जांजगीर चांपा महासमुंद, माफ कीजिए, जांजगीर चांपा महासमुंद को स्पर्श नहीं करता है, यहां पर से क्लियर स्पष्ट हो रहा है। एक और बात, बिलासपुर अब भू अवस्थित जिला बन चुका है, मतलब लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, क्योंकि बिलासपुर अब मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जब से बना है बिलासपुर भू अवस्थित बन चुका है, ठीक। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अब मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। यहां पर क्लियर है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आ जाते हैं सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग के ऊपर में टॉप में है कोरिया जिला, कोरिया जिला, ठीक है। यहां पर आपका है सूरजपुर जिला, यह है आपका बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला, यह है आपका सरगुजा जिला, और यह है आपका जशपुर जिला, जशपुर जिला। हो गए 5 जिले पूरे। क्लियर है इतना? मैप बनाना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताइए, आप कमेंट करिए। देख लीजिए ये छत्तीसगढ़ का पूरा मैप है, पूरे के पूरे 28 जिले हैं क्लियरली। अब थोड़ी बहुत विवाद वाली स्थिति की ये इसको स्पर्श करता है नहीं करता है, वो सरकार को भी डाउट है, थोड़ा बहुत मुझे भी डाउट है, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं है, और आपको भी रहेगा। लेकिन ये अंतिम नक्शा मान के चलिए कि कौन किसको स्पर्श कर रहा है, कौन किसको स्पर्श नहीं कर रहा है। बिल्कुल बना लिया, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन काम की बात यह है कि इससे जो है प्रीलिम्स या किसी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कौन किसको स्पर्श करता है, कौन किसको स्पर्श नहीं करता। अब मेरे को बताइए कितने भू आवेष्टित जिले हैं यहां पर? भू आवेष्टित जिले, क्या कह रहा हूं मैं? भू आवेष्टित, आवेष्टित जिले कितने होंगे? इसको इंग्लिश में कहा जाता है लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। भू आवेष्टित जिले या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, जो बीच में फंसे हुए। सीधा भू आवेष्टित मतलब बीच में फंसे हुए, सीधा। भारत में अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य भू आवेष्टित हैं,
उसका मतलब यह होगा कि वो राज्य जो ना तो किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श करते हैं ना ही समुद्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारत के संदर्भ में जब हम भू अवस्थित राज्यों की बात करें तो ऐसे राज्य जो ना कि किसी दूसरे देश की सीमा को टच करें और ना ही समुद्र की सीमा को टच करें, तो ऐसा हमारा राज्य खुद छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, ये सारे उदाहरण मैंने बताया आपको, तेलंगाना है, जो समुद्र की सीमा और अन्य राज्यों और अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते। लेकिन जब हम अपने राज्य की बात करेंगे तो उसमें भू अवस्थित राज्य नहीं होंगे, भू अवस्थित जिले होंगे जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे भू अवस्थित जिलों की संख्या है कुल 10। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 10। क्लियर है? क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि क्या देख लीजिए मैप में कौन कौन सा है। मार्क अगर करें तो एक हो गया, ये देखिए सरगुजा, एक हो गया कोरबा, एक हो गया जांजगीर चांपा, एक हो गया बिलासपुर। देखिए बिलासपुर पहले भू अवस्थित नहीं था, गोरेला पेंड्रा मरवाही के बनने से हो गया। तो पहले भू अवस्थित जिलों की संख्या थी 9, अब हो गई है 10। क्लियर? वैसी है बलौदाबाजार, वैसी है रायपुर, वैसी है दुर्ग, वैसी है बेमेतरा, ठीक है धमतरी टच करता है, वैसी हो गया बालोद और हो गया दंतेवाड़ा। ठीक है, और कोई सा छूटा? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखो बड़े आसानी से काउंट किया, अभी किया मैंने, काउंट करके भी बता दिया मैंने। हो गया दोस्तों, तो ये था भू अवस्थित जिले। अब अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछा था सीजीपीएससी में कि ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो भू अवस्थित नहीं है, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में जो किसी अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो नहीं करते हैं तो आएगा 10, लेकिन ऐसे जिलों की संख्या जो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं या अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं, समझिएगा, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या बताइए। तो वही मतलब है कि ऐसे जिलों की संख्या पूछ रहा है जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। तो उस केस में जिलों की संख्या हो जाएगी 18, और इसमें पूछ दिया जाए तो 10, कुल मिलाकर 28 हो गए। आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही है। चलिए इसी मैप को यूज करते हुए एक अगली बात, राज्य भी तो बनाने हैं ना, यहां पर राज्य भी तो बनाने, चलिए राज्य बनाते हैं, यहां पर देखिएगा। ये जशपुर आपका, शुरू करते हैं ऊपर से। ये बलरामपुर है, बलरामपुर में ऐसा टच करता है यूपी, केवल एक ही जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, वो है बलरामपुर। यूपी टच करता है लेकिन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लेकर यहां तक, कहां तक? यहां तक आपका है झारखंड, बलरामपुर है, बलरामपुर से जस्ट अगला यूपी खत्म हुआ, तो झारखंड शुरू हो गया, कहां तक? जशपुर तक। क्लियर है? कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? बलरामपुर और झारखंड, केवल दो जिलों को स्पर्श कर रहा है झारखंड, ठीक है। नीचे झारखंड से नीचे आएंगे पूरा, कहां तक? पूरा आपका बीजापुर तक, यहां तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका आएगा उड़ीसा। क्या आने वाला है? उड़ीसा। माफ कीजिए, सुकमा तक आएगा ये बाउंड्री जो है, ठीक है, सुकमा तक आएगा, यहां तक ऐसे मान लेते हैं, सुकमा तक आएगा। झारखंड से शुरू करते हुए आपका पूरा सुकमा तक आने वाला है उड़ीसा। काउंट कर लेते हैं, जशपुर रायगढ़ 2 3 4, धमतरी भी कर रहा है 5, कोंडागांव 6 7 और 8, बस्तर और ये सुकमा 8, कुल मिलाकर 8 जिलों को स्पर्श कर रहा है कौन? उड़ीसा। 8 जिलों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां से आएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहां से शुरू करते हैं, यहां से मध्य प्रदेश होते हुए ये राजनांदगांव, ये पूरा आपका है क्या? एमपी, और यहां से लेकर आपका बीजापुर तक है क्या? महाराष्ट्र। क्लियर है? ये पूरा महाराष्ट्र, कौन किसको स्पर्श कर रहा है मैंने पूरा बता दिया, देख लीजिए यहां पर, ठीक है।
ये आपका यूपी और ये आपका आ जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक, ये यूपी। ठीक है दोस्तों, तो ये है पूरा आपका मैप। हाँ काउंट कर लीजिए, टोटल 8 हो रहे हैं यहां पर। क्लियर है, ये मैप पूरा देख लीजिए, इसको बना लीजिए, कौन सा किसको क्या शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पूरी बात यहां पर क्लियर है। ठीक, हो गया ये पूरा मैप। देख लीजिए कौन किसको स्पर्श कर रहा है, कितना नहीं कर, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा काउंटिंग के साथ आप काउंट कर ले। मध्य प्रदेश का काउंट कर लीजिए, राजनांदगांव हो गया, काउंट कर लीजिए, राजनांदगांव हो गया, कबीरधाम हो गया 2, 3, गोरेला पंडरमारवाई 4, कोरिया 5, सूरजपुर 6 और बलरामपुर 7। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जो है वो 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। क्लियर है, तो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला क्या है, कौन सा राज्य है, उड़ीसा। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला है आंध्र प्रदेश, केवल एक। उसके अलावा बोले कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो कौन सा, धमतरी। इंटर स्टेट बाउंड्री जो है सबसे कम किसकी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, धमतरी। सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला है बलरामपुर, नोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक दूसरे राज्यों के साथ जो सीमा शेयर कर रहा है वो कौन है, बलरामपुर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिए। सबसे अधिक सीमा शेयर करने वाला है बलरामपुर, साथ ही साथ ये 3 अलग अलग राज्यों की सीमा को टच कर रहा है। कौन सा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, झारखंड। एकदम क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है सारी चीजें, मैप से जो भी काम है। इसके अलावा अब उसके बाद कोई भी काम क्वेश्चन इसमें से पूछ दे तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस मैप से आपसे पूछ दे तो अब आपको बन जाएगा मैप देखकर, ये आप ध्यान में रखेंगे। राजनांदगांव नहीं करता भैया, ध्यान रखिएगा। अगर हम लेंथ वाइज देखेंगे ना, सुन लीजिए ध्यान से, वो देखने में लग रहा है सबसे अधिक शेयर कर रहा है, लेकिन लंबाई में अगर देखें किलोमीटर के हिसाब से तो बलरामपुर ही ये जिला ऐसा है जो सबसे अधिक सीमा शेयर करता है अन्य राज्यों के साथ में, सबसे कम करता है धमतरी। क्लियर है, ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ शेयर कर रहा है, बलरामपुर है जिला। ठीक है, हाँ सुकमा भी है, बलरामपुर के साथ सुकमा भी है जो 3 जिलों को 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। सुकमा भी है, किसका किसका, उड़ीसा से कर रहा है, आंध्र प्रदेश से कर रहा है और तेलंगाना से कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सुकमा भी है। 3 जिलों को माफ कीजिए 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन कौन सा, एक बलरामपुर और एक सुकमा। कर लीजिए, देखिए आप ही बता रहे हैं मैप को देख के। क्वेश्चन एकदम से ध्यान में ना आए कि इसमें क्या करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बता दोगे फिर, और कोई क्वेश्चन बनते हैं इससे तो बता दीजिए, कर लेंगे। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा आपसे। क्लियर है दोस्तों, तो ये था छत्तीसगढ़ का पूरा नक्शा, हमने इसमें पूरी बातें देख ली। इसके अलावा जो भी फैक्ट की जरूरत आपको होगी पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इवन ये मैप भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे अच्छी बात आप खुद से बनाएं। पीडीएफ का ऑप्शन अवेलेबल होगा हमारे साइट में, लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बाद में कोई पूछेगा नहीं, बार बार कोई पूछेगा नहीं कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि पीडीएफ का जब डाउनलोड करके रखते हैं ना मोबाइल में, तो वो सिर्फ डाउनलोड होकर कहीं कोने पर पड़ा रहता है जब तक कि मोबाइल खराब ना हो जाए। तो जब तक आपका मोबाइल चलता है वो पीडीएफ रहता है उसमें, और जब आपका मोबाइल खराब तो वो पीडीएफ भी खत्म, उसका कोई यूज लाइफ टाइम नहीं हो पाता। ये सभी ने एक्सपीरियंस किया है, और आप भी अगर ऐसा करेंगे तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन इसी एक्सपीरियंस से बचाने के लिए हमने क्या किया है कि पीडीएफ के लिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया है। तो जब कभी भी आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी आप ऐप में जाइए, पीडीएफ को ओपन कीजिए, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक, तो साथ साथ उसको क्या बेनिफिट ले सकते हो आप, उसमें से कोई भी जानकारी या तो मोबाइल से ही पढ़ सकते हो या फिर उससे नोट्स बना सकते हो। सबसे ज्यादा रिलायबल चीज अभी के टाइम पे नहीं, शुरू से चलता आ रहा है, वो है आपका खुद का नोट्स। खैर सबसे पहले तो अंतिम सोर्स बुक होता है, लेकिन एग्जाम में तैयारी करने के लिए अंतिम समय में आपका नोट्स ही सबसे ज्यादा रिलायबल होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर, तो अब एक काम करेंगे, देखिए क्लास का ड्यूरेशन तकरीबन 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट का होने वाला है।
और फिर आपके जो डाउट होंगे वो हम आखिरी के 10-15 मिनट में करने वाले हैं। तो ये आज की पहली क्लास थी, शुरुआत थी। तो मे भी जैसा भी रहा होगा आपका फीडबैक मैं यहाँ पर पूछूंगा और रिकॉर्डेड वीडियो आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो 2 मिनट का मुझे बस समय दीजिए।